बात करते एक बड़ी खबर की। यूके SSSC पेपर लीक मामले में बड़ी खबर आई है। मामले से जुड़े आरोपी हाकम सिंह की प्रॉपर्टी अटैच की जाएगी। जांच कर रही एजेंसी STF ने देहरादून के DM से इसकी परमिशन मांगी है। हाकम सिंह की करीब 6 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच की जाएगी। पेपर लीक मामले में 42 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें हाकम सिंह भी शामिल है, जिसमें से हाकम सिंह, चंदन मनराल समेत 21 लोगों पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई है और उसी के तहत हाकम सिंह की 6 करोड़ की संपत्ति को अटैच किया जाएगा और जल्द ही इसे लेकर कार्रवाई हो सकती है। हाकम सिंह की प्रॉपर्टी अटैच होने के बाद गैंगस्टर एक्ट के तहत बाकी आरोपियों की संपत्ति भी अटैच हो सकती है और पेपर लीक मामले में ये बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। क्योंकि लगभग 21 अभियुक्तों के विरुद्ध हमने गैंगस्टर एक्ट में भी कार्रवाई प्रचलित है। तो इसमें से एक अभियुक्त था हाकम सिंह, उसके प्रॉपर्टी जब्तीकरण के लिए हमारे द्वारा DM देहरादून साहब को रिपोर्ट भेज दी गई है और पिछले कुछ वर्षों में जो अवैध रूप से संपत्ति अर्जित की गई है, जिसकी लगभग अनुमानित लागत 5 करोड़ 83 लाख है, तो उस संपत्ति की डिटेल पूरी रिपोर्ट बनाकर DM देहरादून को प्रेषित कर दी गई है और शीघ्र ही इसमें मुझे जब्तीकरण की कार्रवाई वहाँ से की जानी है। और देहरादून से हमारे सहयोगी भारती सकलानी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। भारती, आपके पास और क्या जानकारी, क्या अपडेट इस खबर से संबंधित? देखिए, अब उत्तर प्रदेश और कुमाऊं के इलाकों में टीम जो है वो रवाना की जाएगी और वहां पर जो भी संपत्ति है हाकम सिंह की, उनका आकलन यहां पर पहले ही कर लिया गया है। अब किस तरीके से इस संपत्ति को कुर्क करने की यहां पर एक्टिविटी आगे बढ़ाई जाए, इसको लेकर जो है वो काम किया जाएगा। कुल 42 आरोपी यूके SSSC पेपर लीक मामले में अरेस्ट हुए थे हमें, जैसा कि आपको पता है। इसमें से 21 के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई और अब इन 21 लोगों की संपत्ति जो है वो कैसे कुर्क की जा सकती है, इसको लेकर एक रिपोर्ट यहाँ पर तैयार की गई थी और उसमें अगर हम हाकम सिंह की बात करें, इसकी कुल संपत्ति 6 करोड़ के आसपास बताई जा रही है और इसी को अब कुर्क करने की तैयारी है। जी, तो लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। भारती, इससे पहले एक सवाल ये भी खड़ा हो रहा था कि क्या STF की तरफ से पुरजोर पैरवी नहीं की जा रही है या केस मजबूत नहीं बनाया गया है, इस वजह से तमाम आरोपियों को जमानत मिल रही है। लेकिन इस एक्शन के बाद STF के पास भी ये तर्क होगा कि हम कठोर कार्रवाई कर रहे हैं और आगे भी कठोर कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल, देखिए, शुरू से ही STF ये बात कह रहा है कि इस पूरे मामले में हमने देखा जिस तरीके से एक एक करके गिरफ्तारी यहाँ पर की गई, उसके बाद STF यहाँ पर मजबूत नजर आ रही थी। लेकिन उसके बाद जैसे ही जमानतें मिलती गई, उसके बाद एक बार फिर से यही बात उठ खड़ी हुई, जैसा कि आप कह ही रहे हैं अहमद, कि कमजोर पैरवी यहाँ पर STF की तरफ से की जा रही थी। लेकिन अब बिल्कुल भी अपनी वजियत होते हुए देखकर STF इस मूड में नहीं है कि बख्शा जाए। जो गैंगस्टर के आरोपी हैं, सबसे पहले उन्हीं के खिलाफ यहाँ पर एक्शन लिया जा रहा है और ये संपत्ति कुर्क का जो कदम है उसे इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। बहुत शुक्रिया भारती, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में होने वाले MCD चुनाव में BJP के लिए वोट की अपील कर रहे हैं। पूर्वी दिल्ली में CM धामी ने 3 चुनावी रैलियों को संबोधित किया और साथ ही रोड शो के जरिए प्रवासी उत्तराखंड के लोगों को BJP के पक्ष में वोट डालने की अपील की। News 18 संवाददाता ने धामी से खास बातचीत की है, वो भी देखिए। धामी साहब है सर, एक बड़ी भीड़ केजरीवाल साहब के मंत्री जी जो जेल में लोगों से मिल रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, दिल्ली की जनता भली भांति समझ गई है कि विकास भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है, नरेंद्र मोदी जी ही विकास कर सकते हैं। इसलिए अपार उत्साह है लोगों में, हर वर्ग का आदमी है, हर समाज का आदमी है और एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए तैयार बैठा है। सर, एक बड़ी भीड़ देखने को मिल रही है, आपके साथ आपका प्यार, क्या कहेंगे? देखिए, सारे लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में माननीय प्रधानमंत्री जी का जो काम है पूरी दुनिया देख रही है, दिल्ली वाले भी देख रहे हैं कि एक तरफ झूठ और फरेब की राजनीति, एक तरफ भ्रष्टाचार की राजनीति, दूसरी तरफ पारदर्शिता की राजनीति, दिल्ली के विकास का संकल्प, दिल्ली के हर व्यक्ति को जो है मकान देने का संकल्प, हर किसी के घर में नल से जल पहुंचाने का संकल्प, यमुना जी को साफ करने का संकल्प, दिल्ली को विकास के लिए आगे ले जाने का संकल्प है। वहीं भ्रष्टाचार की राजनीति और झूठ और फरेब की राजनीति को नकार रही है जनता। इसलिए यहाँ पर अपार लोगों का उत्साह है, अपार भीड़ है।
राहुल गांधी की गाड़ी को लेकर आपका बयान बहुत चर्चा में है। क्या कहेंगे, आपके विरोधी कह रहे हैं कि आप लोग मजाक उड़ाते हैं? नहीं, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, मैं वास्तविकता बता रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी जी के जैसा बनने के लिए केवल दाढ़ी की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए कर्म की आवश्यकता है, उसके लिए अपने को तिल तिल जलाने की आवश्यकता है, माँ भारती को समर्पित करने की आवश्यकता है और भारत माँ का संकल्प लेकर 24 घंटे में से 20 घंटे लगातार काम करने का जिसने संकल्प लिया हो, जिसने जीवन में केवल त्याग और तपस्या की हो, वही नरेंद्र मोदी बन सकता है। तो दिल्ली नगर निगम में बीजेपी प्रचार में जुटी हुई है और चर्चा अब अगले साल उत्तराखंड में होने वाले नगर निकाय चुनाव की होने लगी है। कांग्रेस के पुराने कैंडिडेट सीधे चुनाव की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी का कहना है कि शहर के चुनाव में कांग्रेस को कैंडिडेट खोजकर मिलेंगे ही नहीं और दिल्ली की तरह ही नगर निगमों में फाइट बीजेपी वर्सेस आप की होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट तक दिल्ली नगर निगम चुनाव में जमकर प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस दिल्ली में संघर्ष कर रही है और आम आदमी पार्टी नगर निगम में सत्ता पाने को तरस रही है। ठीक 1 साल बाद नगर निगम के ऐसे ही चुनाव उत्तराखंड में भी होंगे। कांग्रेस के पुराने उम्मीदवार इस बार खुलकर दावेदारी की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे और आम आदमी पार्टी को लग रहा है कि दिल्ली नगर निगम की तरह उत्तराखंड में भी टक्कर बीजेपी और आप के बीच होगी। अब कांग्रेस के सामने सवाल यही है कि अगर उसके पुराने नेताओं ने हिम्मत नहीं जुटाई तो क्या होगा और कहीं ऐसा न हो नगर निगम चुनाव में कांग्रेस तीसरे नंबर की पार्टी बनकर रह जाए। उत्तराखंड में भी जब 2023 में निकाय चुनाव होंगे तो पूरे जो 102 निकाय राज्य के हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के सामने बौनी दिखाई देगी और कांग्रेस को नगरीय क्षेत्र में निकाय चुनाव के लिए प्रत्याशी ढूंढने मुश्किल हो जाएंगे। और अच्छा है अगर कोई हिम्मत हार रहा है, नए लोगों को मौका मिलेगा, नई लीडरशिप डेवलप होगी। अगर कोई पुराना व्यक्ति ये कहता कि मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं लड़ सकता, तो जो नया नौजवान हिम्मत कर रहा है, जो मेहनत कर रहा है, वो निश्चित ही उसको मौका मिलेगा, नई लीडरशिप डेवलप होगी। अभी चुनाव दिल्ली का है, तब मुख्यमंत्री से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक लगे और जब चुनाव अपने राज्य के नगर निगमों के होंगे तब किस प्लान से काम होगा आसानी से समझा जा सकता है। बीजेपी का दावा है कि न कांग्रेस न आप उत्तराखंड नगर निगमों में पत्ता सबका साफ होगा और कहीं पे भी किसी भी मुकाबले में किसी भी चुनाव में कहीं पे ये टिकने वाले नहीं है। जहां पे भी होगा कुल भारतीय जनता पार्टी के ही लोग खड़े मिलेंगे, चाहे आपके नगर निगम के चुनाव हो, चाहे पंचायत के चुनाव हो, चाहे विधानसभा के हो और चाहे लोकसभा के हो। आम आदमी पार्टी उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में कुछ खास नहीं कर पाई और बार बार हार ने कांग्रेस नेताओं की हिम्मत तोड़ी है। ऐसे में नगर निगम के अगले साल होने जा रहे चुनाव में कांग्रेस और आप बीजेपी की भारी भरकम ब्रिगेड के सामने कैसे टिकेगी, ये सवाल है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। उधर कोटद्वार के लालपानी इलाके में कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे विधानसभा के अध्यक्ष ऋतु खंडूरी का ग्रामीणों ने घेराव कर लिया। बड़ी संख्या में विधानसभा अध्यक्ष का घेराव करने पहुंचे ग्रामीण ऋतु खंडूरी की गाड़ी के आगे बैठ गए। काफी देर तक पुलिस लोगों को हटाने में जुटी रही, लेकिन लोग सड़क पर ही बैठे रहे, जिसके चलते आखिरकार विधानसभा अध्यक्ष को वापस लौटना पड़ा। दरअसल ग्रामीण कोटद्वार में नेशनल हाईवे के बाईपास बनाए जाने का विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि हाईवे उनके गांव के बीच से गुजर रहा है, जिसमें उनके खेत समेत मकान दुकान उजड़ जाएंगे। ग्रामीणों की मांग है कि या तो बाईपास दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए या फिर बाईपास का काम रोक दिया जाए। हमारी भूमि जा रही है, हमारे मकान जा रहे हैं, झोपड़ियां जा रही हैं, सब घर बर्बाद हो रहे हैं। कैसे कैसे बच्चों को कहाँ उठाएंगे? छोटे छोटे बच्चे हैं, मजदूर आदमी हैं, गाड़ी मजदूरी भी नहीं मिल रही है। ये रोड नहीं बनाते और बच्चों को रोजगार देते, कैसी सरकार बना रखी है? आज वहाँ इतने मकान है, ये तो हवा में सर्वे हो रखा है, उन्होंने सर्वे निकाला, ये हवा में हम चाहते हैं बन जाए। ये रोड के ऊपर वाली साइड से जहाँ से सरकार को भी बजट में देना पड़े तो इस तरीके से निकालें। और देहरादून में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। करीब 35 लाख रुपए कीमत के साइलेंसरों पर रोड रोलर चलाकर उनको नष्ट कर दिया। इन मॉडिफाइड साइलेंसर्स पर रोक लगाई गई है और ध्वनि प्रदूषण के चलते इन पर रोक लगाई गई है, लेकिन इसके बाद भी इन्हें लगाया गया था, जिसके बाद करीब 422 ऐसे रेट्रो और मॉडिफाइड साइलेंसर्स को नष्ट किया गया। और अब पुलिस का कहना है कि इन गाड़ी के मालिकों पर भी कार्रवाई की जाए।
इंस्पेक्टर ट्रैफिक के पुलिस ने हम लोगों ने 900 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करी। इसमें से 600 वाहन सीज किए गए और इसमें से 419 वाहनों के जो मॉडिफाइड साइलेंसर थे उनका उतारा गया। उनके खिलाफ MB एक्ट के तहत सुसंगत धाराओं में कार्रवाई करी गई। अब हम चूँकि हर एक वाहन में कंपनी के द्वारा ऑलरेडी एक साइलेंसर इसमें लगा रहता है, उसको उतार करके आप मॉडिफाइड साइलेंसर इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी गलत है। अंकिता हत्याकांड में पकड़े गए तीनों आरोपी पुलकित आर्य, अंकित और सौरभ का नार्को टेस्ट हो सकता है। दिल्ली के श्रद्धा हत्याकांड मामले में मुख्य आरोपी आफ्ताब के नार्को टेस्ट के बाद अंकिता भंडारी के परिजनों ने भी सभी आरोपियों के नार्को टेस्ट कराने की मांग की है, जिस पर अब जांच कर रहे SIT सभी आरोपियों के नार्को टेस्ट के लिए कोर्ट में जल्दी एप्लीकेशन लगा सकती है, जिसकी परमिशन मिलने के बाद सभी आरोपियों का नार्को टेस्ट करवाया जा सकता है। वहीं मामले में ADG लॉ एंड ऑर्डर V मुरुगेशन का यह कहना है कि मामले में जांच जारी है, जरूरत पड़ने पर सभी आरोपियों का नार्को टेस्ट करवाया जाएगा। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। एट एनी स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन SIT या टीम IO को ऐसा महसूस करेगा तो ये नार्को टेस्ट करना है तो बिल्कुल कराया जाएगा, जरूरत पड़े तो। और अब खबर नैनीताल से। अंकिता भंडारी मर्डर केस में सुनवाई पूरी हो गई। CBI जांच कराने की मांग पर सुनवाई मुकम्मल हो चुकी है और हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब कभी भी फैसला आ सकता है। हालांकि इसके लिए तारीख नहीं दी गई है, लेकिन यह माना जा रहा है कि जल्द ही इस पर फैसला आ सकता है। वहीं कोर्ट ने अंकिता केस में मीडिया कवरेज पर भी रोक लगा दी है। अंकिता के परिजनों की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जो अब पूरी हो गई और इसमें सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। लैंडस्लाइड के चलते हल्द्वानी से ओखल कांडा ब्लॉक को जोड़ने वाली रोड पिछले 2 हफ्ते से बंद पड़ी है, जिसके कारण भीमताल और ओखल कांडा ब्लॉक में 100 से अधिक गांव का संपर्क हल्द्वानी से टूटा हुआ है। PWD की टीम एक वैकल्पिक रोड तैयार करने में जुटी है, लेकिन इस बीच रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट के निर्देशों के बाद BRO की उच्च स्तरीय टीम लैंडस्लाइड वाली जगह का जायजा लेने के लिए पहुंची। भूवैज्ञानिक जिस जगह से रोड नहीं काटने की बात कह रहे थे, BRO के विशेषज्ञों ने उसी जगह से रोड बनाने की सलाह दी है। इसके बाद जिला प्रशासन ने निर्णय लिया कि BRO की सलाह के मुताबिक ही काम किया जाएगा और रोड को लैंडस्लाइड वाली जगह से ही खोला जाएगा। तो जिस स्थान से ये स्लाइड हो रहा है वो ऊपर से लेकर नीचे तक हम लोगों ने चेक किया और जो उन्होंने अभी सजेशन दिया है कि हमें शॉर्ट टर्म मेजर्स भी लेने पड़ेंगे, लॉन्ग टर्म मेजर्स पे भी काम करना पड़ेगा, तो उनका भी यही कहना कि इसी पे काम होना चाहिए। तो ये काम होगा लगातार जब तक कि ये पूरी लैंड वगैरह स्टेबल नहीं हो जाती है, तो इसी में हम लोग काम करेंगे, कोशिश करेंगे जितनी जल्दी हो सकता है ये खुल जाए। राज्य सरकार ड्रोन से रोजगार देने की तैयारी में है और इसके लिए IIT रुड़की के वैज्ञानिक भी पूरी तरीके से तैयार हैं। वैज्ञानिकों ने किसानों के लिए एक मल्टीटास्क ड्रोन बनाया है, जो खेती में क्रांतिकारी साबित हो सकता है। IIT रुड़की के वैज्ञानिकों ने खेती किसानों के लिए खास ड्रोन तैयार किया है। इस ड्रोन की मदद से खेतों में कीटनाशक का छिड़काव हो या फिर देखरेख, सब कुछ आसानी से हो सकेगा। हालांकि ड्रोन की लागत 11 लाख रुपए आई है, जो थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन इस ड्रोन को किराए पर देने की भी तैयारी है। वहीं इस ड्रोन पर सब्सिडी मिलने की भी बात कही जा रही है। अभी हमने ड्रोन जो है डायरेक्ट किसानों को हम ट्रेनिंग के लिए भी प्रोवाइड कराएंगे। तो क्या इससे क्या होगा कि जो गांव में जो स्टूडेंट हैं जो इसमें ड्रोन के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं वो ये ड्रोन ले सकते हैं और हम उन्हें ट्रेनिंग करवा देंगे, जिससे कि वो अपने गांव में पूरा छिड़काव कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक तरीके से लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का भी काम करेगा। जब हमें ऑर्डर आता है तो हम इसको 10 से 15 दिन में तैयार कर देते हैं और उसके बाद कस्टमर को सिर्फ हमारा काम ये नहीं है कि ड्रोन को दे दिया, उसको प्रॉपर डेमोस्ट्रेशंस जाती हैं, उसको जब तक सीख नहीं जाता तब तक हम अपना प्रोडक्ट डिलीवर नहीं करते। तो आपका ये पूरा जो टाइम प्रोसेस है 15 to 20 डेज का रहता है, जिसमें हमारी ट्रेनिंग भी इंक्लूड है। ड्रोन पूरी तरह से तैयार हो चुका है और इसे चलाने के लिए बाकायदा किसानों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी, ताकि समय के साथ साथ पैसों की भी बचत हो सके। स्पेशली जो पेस्टिसाइड है वो मैनुअली जब करते हैं तो हेल्थ के लिए ठीक नहीं होता है और ज़्यादा कर दिया जाता है
और सेलेक्टिव अगर करना हो कि कहाँ पे करना है वो उसे पता नहीं होता है। तो ये ऑटोमेटिक इंटेलिजेंट ड्रोन है जो जहाँ पे जितना करना है पेस्टिसाइड उतना करेगा, तो हेल्थ के लिए भी सेफ है और मिनिमाइज भी करेगा पेस्टिसाइड को, जिससे कि फसल में जो हेल्थ के लिए वैसे भी खराब है उसमें भी फायदा है। आने वाला दौर ड्रोन का होगा और सरकार भी चाहती है कि ड्रोन से युवाओं को रोजगार मिले। तो ऐसे में IIT रुड़की का ये ड्रोन खेती किसानों के साथ साथ युवाओं के रोजगार के लिए भी क्रांतिकारी साबित हो सकता है। रुड़की से न्यूज़ 18 के लिए मनोज जुयाल की रिपोर्ट। हल्द्वानी में सफाई कर्मचारी बेमियादी हड़ताल पर चले गए, जिससे हल्द्वानी की सफाई व्यवस्था लड़खड़ाने लगी है। ये गुस्सा हल्द्वानी के सफाई कर्मचारियों का है, जो सैलरी बढ़ाने को लेकर लगातार 5वें दिन धरने पर बैठे हैं। 2 दिनों से कर्मचारी बेमियादी हड़ताल पर हैं, जिससे घरों से कूड़ा उठना बंद हो चुका है। लेकिन इस बीच कर्मचारियों को मनाने की नगर निगम अधिकारियों की कोशिश भी नाकाम साबित हो रही है। माननीय महापौर द्वारा किया जा रहा है वो भी उनकी जानकारी में है। हमने कहा कि जनहित में आप हड़ताल से वापस आएं, काम करें और बाकी आपकी मांग जायज़ है, आपकी मांग पर विचार करेंगे। उसके लिए लगातार निगम अपने स्तर से प्रयास कर रहा है, महापौर महोदय अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं और जैसे व्यवस्था हो जाती है भुगतान कर दिया जाएगा। लेकिन सफाई कार्य से विरत रहने से जन स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। दरअसल कर्मचारी सीएम की घोषणा के मुताबिक हर दिन 500 रुपए मजदूरी मांग रहे हैं, जिसे नगर निगम प्रशासन देने को तैयार नहीं। सफाई कर्मचारियों को नगर निगम प्रशासन की बात पर भरोसा नहीं है और उन्होंने आंदोलन को उग्र करने की धमकी दी है। हम कैसा आंदोलन स्थित कर रहे हैं? 8 महीने पूर्व में माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा कर रखी है, स्वच्छता समिति संविदा जितने कच्चे कर्मचारी हैं उनको 15,000 रुपये मानदेय दिया जाए। 8 महीनों को ये लोग नहीं दे रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं। बड़े शर्म की बात है। हड़ताल वापस नहीं ले रहे? जी नहीं, हम आंदोलन पे अब इस आंदोलन को और उग्र आंदोलन बनाया जाएगा। ऐसे में आने वाले दिनों में हल्द्वानी में गंदगी का अंबार दिखना तय है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। मंथन के बाद मंत्रियों के साथ अधिकारियों का तालमेल सुधरेगा और अधिकारी मनमानी करते हैं, ये हेडलाइन नहीं बनेगी, ये कहना है मंत्री रेखा आर्या का। तो मंत्री धन सिंह अधिकारियों और नेताओं में बेहतरीन कोऑर्डिनेशन का दावा कर रहे हैं। मसूरी में 3 दिन का मंथन हुआ, जिसमें बड़ा मुद्दा मंत्रियों और अधिकारियों में कोऑर्डिनेशन सुधारने का था। मंथन के बाद अब मंत्रियों को उम्मीद है कि हाल सुधरेगा। सबसे ज्यादा मौकों पर सचिवों से विवादों में घिरने वाली मंत्री रेखा आर्या को बड़ी उम्मीद है। रेखा आर्या के मुताबिक अब अधिकारियों की मनमानी और झगड़े खबर नहीं बनेंगे। वहीं मंत्री धन सिंह रावत का सोचना बिल्कुल अलग है। उनके मुताबिक जितना बढ़िया तालमेल उत्तराखंड में अधिकारियों और मंत्रियों का है, वैसा कहीं भी नहीं है। तय हुआ है, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में अच्छा समन्वय के साथ में जो है हम लोग सुनेंगे। मैं समझती हूँ कि अब शायद अखबार की सुर्खियां इस प्रकार की ना बने जहाँ पे अधिकारी सुनते नहीं हैं या अधिकारियों की मनमानी चल रही है। इस प्रकार के उससे जो है आने वाले समय में हम सब लोग बचेंगे। देश का उन चुनिंदे राज्यों में उत्तराखंड है जहाँ की सरकार का, जनप्रतिनिधियों का, संगठन का एक बहुत अच्छा तालमेल है। और उससे बड़ी बात यह है कि विभागीय मंत्री और सचिव आपस में जो भी योजनाएं लाते हैं वो मिलके लाते हैं। मंत्रियों की बातें सुनकर अधिकारी और मंत्रियों के रिश्तों की अच्छी पिक्चर दिखाई पड़ रही है, लेकिन कांग्रेस को ऐसा नहीं लगता। कांग्रेस की नजर में अधिकारी इसलिए मंत्रियों की नहीं सुनते क्योंकि मंत्री लालच नहीं छोड़ते, और जब तक मंत्री लालच नहीं छोड़ेंगे तब तक अधिकारियों से काम लेना नहीं सीख पाएंगे। इसलिए मंत्री मंथन से पहले घुड़सवारी की ट्रेनिंग लें। इसके लिए धामी जी को विशेष प्रयत्न करने पड़ेंगे। घुड़सवारों को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि जीन कैसे कसते हैं, लगाम कैसे पकड़ते हैं। अभी उनके मंत्रियों को ना तो जीन कसने आई, ना उनको लगाम पकड़ने आई है। बिगड़ायल घोड़ों की सवारी करने के लिए पहले अच्छा सवार बनना पड़ता है।
अधिकारियों और मंत्रियों के झगड़े करीब करीब सब सरकारों में आम रहे हैं और बेलगाम अधिकारी मंत्रियों के लिए वक्त वक्त पर सिरदर्द और मुसीबत बनते रहे हैं। लेकिन मसूरी में मंथन के बाद मंत्रियों को अधिकारियों का हाल सुधरने की उम्मीद जगी है। पर क्या बदलता है और क्या सुधरता है, ये भी किसी से छिपने वाला नहीं है। हल्द्वानी से शैलेंद्र नेगी के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से इस बार उत्तराखंड की भी 2 विभूतियां सम्मानित होने जा रही हैं, जिनमें एक हैं देहरादून के रहने वाले रामलाल। कठपुतली शो करने वाले रामलाल इस बार फोक म्यूजिक के फील्ड में सम्मानित किए जाएंगे। और कड़े संघर्ष के बीच कैसा रहा उनका अब तक का सफर, आइए आपको ये भी दिखाते हैं। पिछले 36 सालों से कठपुतली शो के जरिए लोगों को जागरूक कर रहे रामलाल मूल रूप से राजस्थान के रहने वाले हैं। उनके पिता भी राजस्थान में पपेट शो किया करते थे। 14 साल की उम्र से वो भी कठपुतली को लेकर जगह जगह शो किया करते थे। लेकिन कठपुतली की अनदेखी से वो छोटी उम्र में ही आहत हुए और कुछ समय के लिए उन्होंने कठपुतली पर काम करना छोड़ दिया। मगर फिर उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें इसका इस्तेमाल खुद लोगों को जागरूक करने के लिए करना चाहिए। रामलाल पिछले 36 साल से जगह जगह पपेट शो से लेकर युवाओं को ट्रेंड भी करते आए हैं। मुझे 40 साल लगभग, ये 40-42 साल लगभग हो गए हैं इस काम को करते हुए, जिसमें से 36 साल मुझे उत्तराखंड में हो गए हैं। मैं 36 सालों से उत्तराखंड के गाद गदेरे, पूरा जहाँ तक छानी, हर जगह जो भी गांव हैं मैंने जाने की कोशिश की और उत्तराखंड में मैंने कठपुतली को जिंदा करने की कोशिश की। उनके साथ उनकी पत्नी भी शो करती हैं। वो बताती हैं कि उन्होंने बेहद संघर्ष किया। देर से ही सही उनके काम को सराहा गया तो अच्छा लग रहा है। एक पपेट को बनाने में ही महीने भर का वक्त लग जाता है, जबकि उनके साथ काम कर चुके लोग बताते हैं कि सामाजिक जागरूकता फैलाने में उनका सानी कोई नहीं। 3-4 दिन 5 दिन लगता है, फिर दोबारा फिर उस पे कोटिंग किया जाता है। 10-12-15 बार तो हाथ में लेना पड़ता है, उसके बाद तैयार किया होता है। लोगों ने जैसा देखा, जैसा अनुभव किया इस दौरान, तो ये काफ़ी एक अच्छा माध्यम है। और क्योंकि लोग उत्तराखंड पे ये सब चीज़ें अभी देखी भी नहीं है, ये सब चीज़ें निकल के भी नहीं आई हैं, तो जब उन लोगों ने कठपुतली देखी पहली बार गांव में, तो लोगों को लगा कि ये मतलब जीव, ये कौन सी नई चीज़ है जो ये बोलने लगी है, कौन उनके गांव में आ गया। तो एक बहुत अच्छा माध्यम था। विलुप्त हो रही कठपुतली कला को जीवंत रखने में रामलाल का बड़ा योगदान रहा है और अब उनके इस काम को सराहा जाना उत्तराखंड के लिए गर्व का पल है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। यार रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।